स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज है 5 सितंबर। आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। इस एनालिसिस की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम इशू डिस्कस करने वाले हैं वो 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। फर्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश के टाइज़ को लेके, दूसरा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज़ को लेके, और तीसरा है चाइना और ताइवान का इशू। आइए शुरू करते हैं इंडिया बांग्लादेश इशू से। आप जानते हैं कि जल्द ही जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और वो इंडिया में आने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले वो इंडिया में आकर कुछ चीज़ों की सेटलमेंट कर देना चाहती हैं अपने इलेक्शन इश्यूज़ को लेकर। इसमें मैं बता दूं कि इंडिया और बांग्लादेश या किसी भी देश के बीच में जो बेसिस होता है रिलेशनशिप का वो होता है ट्रेड और कनेक्टिविटी। और इसी के इसमें जो है भारत और बांग्लादेश दोनों की ही कोशिश है कि दोनों अपने रिलेशंस को जो है स्ट्रॉन्ग करें, एक्सपैंड करें। इसके अलावा ये दोनों की कोशिश है कि एक्सपैंड करें अपनी पार्टनरशिप को नए डोमेन्स में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स और कनेक्टिविटी। वहीं दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर एक सहमति बनाएं और सहमति बनाकर इस डील को भी क्लिंच कर दें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है सीसा और दूसरा होता है सीपा। सीसा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट और सीपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीसा जो कि इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है उसके अंदर टैरिफ रिडक्शन मेजर्स लिए जाते हैं। टैरिफ मतलब टैक्स रिलेटेड, ड्यूटी रिलेटेड मेजर्स लिए जाते हैं। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है टैरिफ रिडक्शन मेजर्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज को लेकर लिबरलाइजेशन किया जाता है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है सीसा से। ये एक ब्रॉडर टर्म है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सीपा अचीव करने के लिए पहली सीढ़ी जो होती है वो सीसा होती है और सीसा की जो अंतिम सीढ़ी होती है वो है सीपा। वहीं बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही जो है ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और बांग्लादेश जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जिसमें बायलैटरल ट्रेड जो है इंक्रीज़ हुई है 2.4 बिलियन इन 2009 टू करंट में जो है 10.8 बिलियन है 2021 में। बांग्लादेश जो है इंपोर्ट करता है क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंडिया से। क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल होता है जो कि बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है यूज़ होता है। वहीं ये भी माना जा रहा है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, और अगर कुछ मेजर्स पे काम किया जाए जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन पर काम किया जाए तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट पोटेंशियल 300% हो सकता है। यहाँ मैं बता दूँ कि फैसिलिटेशन मेजर्स को लेके क्या मतलब है। फैसिलिटेशन मेजर्स को मतलब लेके है कि ऐसे सेट ऑफ मेजर्स जाके ताकि सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन कर सकें टेक्निकल और लीगल प्रोसीजर्स को, ताकि ट्रेड जो है आसानी से हो सके, ईज़िली मूवमेंट हो सके, आसानी से जो है क्लियरेंस हो सके गुड्स का, और कस्टम कॉम्प्लायंस इंप्रूव हो सके। इसको ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर कहते हैं। इंडिया और बांग्लादेश ने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है ताकि बूस्ट कर सकें कनेक्टिविटी। स्पेशली इंडिया, एशियन और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। रिसेंटली बांग्लादेश ने एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट कि वो ज्वाइन करे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट को। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल वाटरवे भी जो है इम्प्रूव हुआ है, और बांग्लादेश ने कहा है कि इंडिया जो है यूज़ कर सकता है मोंगला और चिटागोंग पोर्ट्स को, जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड हैं। वहीं इंडिया ने भी चाहता है कि बांग्लादेश जो है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए इंडियन पोर्ट्स को यूज़ करे, ना कि मलेशियन और सिंगापुरियन पोर्ट्स को। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, और ये बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी हो ताकि बायलैटरल कॉपरेशन इंप्रूव हो। और इसी दौड़ में जो है रिसेंटली 3 एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई हैं, इंटरनेशनल बस सर्विस चलाई गई है जो कि ऑपरेट हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा जो सबसे गर्मा गर्म इशू है और जो बहुत ही एक कंसर्न का इशू बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, वो है टीस्टा का इशू। और ये इशू बहुत लंबे समय से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है सिंस 1947। आप जानते हैं कि टीस्टा जो है एक लाइफ लाइन है वेस्ट बंगाल की, जहाँ की फार्मिंग जो है पूरी की पूरी लगभग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं बांग्लादेश में भी टीस्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बहुत बड़ी जनसंख्या को। इसलिए ये रिवर एग्रीमेंट जो है एक बहुत बड़ा जो है एग्रीमेंट है, एक ऐसा इशू बन गया है जिस पर दोनों ही कंट्री जो है कोई सहमति नहीं बना पा रही हैं।
2015 में जो है इंडिया और बांग्लादेश ने रिजॉल्व किया था अपना लॉन्ग बॉर्डर डिस्प्यूट थ्रू लैंड स्वैप एग्रीमेंट। इस लैंड स्वैप एग्रीमेंट में हुआ क्या था कि कुछ इंडिया में ऐसी इनक्लेव्स थी जहां पे बांग्लादेशी लोग रह रहे थे, और कुछ बांग्लादेश में ऐसी इनक्लेव्स थी जिसमें इंडिया के लोग रह रहे थे। तो दोनों ही कंट्रीज़ ने जो है म्यूचुअली डिसाइड किया कि वो लैंड स्वैप करेंगे, अपने अपने लोगों को जो है इधर उधर वो एक्सचेंज करेंगे, और जो उनकी टेरिटरी है वो उन्हें मिल जाएगी और जो बांग्लादेश की टेरिटरी है वो इंडिया को मिल जाएगी। इसी को लैंड स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। इसके अलावा जो मेजर इशू ऑफ कंसर्न है वो है आसाम मेघालय बांग्लादेश ट्राई जंक्शन। ये एक ऐसा ट्राई जंक्शन है जो स्मगलर्स द्वारा जो है बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है, और स्मगलर्स जो है इसी रूट का इस्तेमाल ज़्यादातर स्मगलिंग के लिए करते हैं। 2019 में जो है एक नया इशू भी आया है जब इंडिया ने इनेक्ट किया एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके कारण बहुत बड़ा अपरोर क्रिएट हो गया अक्रॉस द बॉर्डर भी और इनसाइड द बॉर्डर भी, मतलब हमारी कंट्री में भी और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जो है इस इशू को लेकर बहुत हल्ला हुआ। हालांकि बांग्लादेश और मिस हसीना जो है इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये एक इंडिया का इंटरनल मैटर है, और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और सिटीजन्स का ऐसा मानना है कि इसके एक रिपल इफेक्ट्स ज़रूर होंगे बांग्लादेश के अंदर। जब वहीं ये भी देखा गया है कि बहुत से जो लोग डिटेन हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं, लेकिन वो उस वक्त डिटेन हुए जब वो अपनी कंट्री वापस जा रहे थे, क्योंकि इंडिया में जो है उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली। ये मुद्दा एक बांग्लादेश में जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आता है रीजनल जियोपॉलिटिक्स। रीजनल जियोपॉलिटिक्स की जब भी बात होती है तो आप जानते हैं कि चाइना को जो है हम भूल नहीं सकते, क्योंकि चाइना की हमेशा से कोशिश रही है कि वो इंडिया के नेबरहुड में जो है अपनी इंटरफेरेंस बना के रखे, ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनता रहे। और चाइना ने जो है बहुत एक्टिवली परस्यू किए हैं अपने बायलैटरल टाइज बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश भी जो है चाइना को अपना एक अच्छा पार्टनर मानता है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ये भी चाहता है कि उन्हें चाइना का सपोर्ट मिले ताकि वो रिजॉल्व कर सकें रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस। इसके अलावा बांग्लादेश जो है सेकंड बिगेस्ट आर्म्स मार्केट है चाइना के लिए आफ्टर पाकिस्तान। यही नहीं, बांग्लादेश का जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के प्रति भी जो है प्रेम बढ़ता जा रहा है। स्पेशली वो दोनों कंट्रीज़ जो है कोशिश कर रही हैं कि 1971 की जो है बिटर मेमोरीज़ हैं उसे भुलाकर आगे बढ़ा जाए, और दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बहुत सारी फील्ड्स में कर रही हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर हसीना की ये भी कोशिश है कि वो इंडिया के साथ जो है बायलैटरल टाइज को जो है इम्प्रूव करे और अप्रूव करे उन सभी एंटी इंडिया इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ को जो कि बांग्लादेश के सॉइल में कैरी आउट हो रही हैं अगेंस्ट इंडिया। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू जो है उनके इलेक्शन के लिए है वो है टीस्टा इशू, क्योंकि उनका वोटर जो है ऐसा मानता है कि बांग्लादेश जो है बहुत कुछ कर रही है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया जो है उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देती जिस तरीके से देनी चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है अपने रिलेशंस का लोएस्ट लेवल तब आया जब 2001-2006 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी। उस वक्त 2004 में ऐसे 10 ट्रक्स जो हैं सीज़ किए गए थे चिटागोंग से, जिनमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि वहाँ पे जो है एम्यूनिशंस उसके अंदर, उस ट्रक के अंदर जो एम्यूनिशंस थे वो स्मगल हो रहे थे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के लिए। ये एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो आसाम को जो है इंडिया से अलग कर देना चाहता है और उसको जो है आसाम को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना देना चाहता है। इस इलीगल एक्टिविटी के कारण प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया था बांग्लादेश में, और इससे जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ तल्खियत बढ़ गई थी। वहीं बांग्लादेश में मैंने बताया कि ऐसी परसेप्शन है कि इंडिया की गुडविल जो है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर है, ना कि बांग्लादेश को लेकर। इसलिए ये माना जा रहा है कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो बांग्लादेश के लोगों का जो है अर्न करे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना के रखे, ताकि ये दोनों देशों के बीच में जो टाइज हैं वो मजबूती से आगे बढ़ सकें। लेकिन भारत जो है उसमें जो है कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने में जो है फेल हो गया है, जैसे कि टीस्टा वाटर शेयरिंग और बॉर्डर किलिंग्स जो है रोज़ाना का एक मुद्दा बन चुका है, और इस पर भी माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हसीना के इलेक्शन में ये जो है बहुत अफेक्ट कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को अगर इम्प्रूव करना है तो प्राइम मिनिस्टर हसीना का जो है बांग्लादेश में जो है री इलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो रेडिकल पार्टी भी वहाँ पे है जो अगर सत्ता में आ गई तो उसके बाद जो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब होना तय है, क्योंकि उनका झुकाव जो है चाइना की तरफ ज़्यादा है। बांग्लादेश जी जो है हमेशा से ही ग्रेटफुल रहे हैं इंडिया के लिए कि उन्होंने जो है उनको लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 में सपोर्ट किया था, लेकिन वो इस बात के लिए भी सेंसिटिव हैं कि उनको जो है रेस्पेक्ट और फेयरनेस के साथ ट्रीटमेंट की जाए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ये था इंडिया और बांग्लादेश का इशू। इसके अलावा जो दूसरा इशू है वो है
चाइना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इशू, जिस पे जो है ट्रैक 1.5 डायलॉग डिप्लोमेसी होने वाली है। रिसेंटली जो है नई दिल्ली सितंबर 6 में 5th राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी को लेके। अभी मैं बता दूं आपको कि ट्रैक 1.5 डायलॉग क्या होता है। इसके अलावा और भी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी या दूसरी डिप्लोमेसीज़ हैं, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मतलब होती है जहां ऑफिशियल्स जो हैं डिस्कशन करते हैं हाई लेवल पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स के साथ, और इसमें फोकस किया जाता है सीज फायर्स के ऊपर, पीस टॉक्स के ऊपर, ट्रीटीज़ या दूसरे एग्रीमेंट्स। इसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है इशू करते हैं। उसके बाद आता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब है अनऑफिशियल डायलॉग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करना। जैसे कि ये एक अनऑफिशियल डायलॉग है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें जो है इन्फ्लुएंशियल एकेडमिक्स होंगे, रिलीजियस लीडर्स होंगे, एनजीओ लीडर्स होंगे और सिविल सोसाइटी एक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाबा रामदेव और आमिर खान चले जाएं पाकिस्तान और वो वहाँ जाकर जो है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करें, जिसमें आमिर खान जो है पीस की बात करें और बाबा रामदेव कहें कि हम जो है इंडिया और पाकिस्तान सब मिलके एक साथ योगा करेगा। इसके अलावा जो है ट्रैक 1.5 है जो कि अब होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एक्टर्स दोनों ही जो है एक साथ बैठते हैं और कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा आता है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी का मतलब है पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, जो कि इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ग्रुप्स द्वारा की जाती है। इसमें जो है फोकस किया जाता है ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर। जैसे इसमें इन्वॉल्व होती हैं मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, कॉन्फ्रेंसेस करना, या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट या लीगल सपोर्ट देना किसी मार्जिनलाइज्ड पीपल या कम्युनिटीज़ को। इसके अलावा जो है एक और डिप्लोमेसी होती है, उसे बोलते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी जो है ऑपरेट की जाती है, जिसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल लोग दोनों होते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। जैसे इसमें अनऑफिशियल लोग होते हैं सिटीजन्स, कोई साइंटिफिक लोग हो गए, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी हो गई, इंटरनेशनल कल्चरल और एथलेटिक एक्टिविटीज़, इसी तरह के कोऑपरेटिव एफर्ट्स के लिए। तो ये थे ट्रैक 1, 2, 3 और 4 की डिप्लोमेसी डायलॉग। इसके अलावा है ट्रैक 1.5 डायलॉग जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि हमेशा से ही जो है इन दोनों देशों की कोशिश रही है कि एक अच्छा फ्यूचर बनाएं। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ जो है कोशिश करेगी इस ट्रैक 1.5 डायलॉग में कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें और अर्थ को जो है एक हैबिटेबल और सस्टेनेबल प्लैनेट बनाएं। ऐसा माना जाता है कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन या मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं थी, और इसके कई कारण भी थे। सबसे पहला कारण ये था कि कोल्ड वॉर, दूसरा इंडिया की ऑटार्किक इकोनॉमिक पॉलिसी, और तीसरा वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, और चौथा कैनबरा का डिसीजन कि इंडिया को जो है यूरेनियम ट्रांसफ़र ना करना। इसमें ऑटार्किक इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब ये है कि इंडिया का एक स्टैंड था कि वो सेल्फ सफिशिएंट है और लिमिटेड ट्रेड करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे, इकोनॉमिक ट्रेड के दरवाजे जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए बंद कर रखे थे। इसी को इंडिया की ऑटार्किक इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया है। वहीं वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी का मतलब है ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा इमिग्रेशन पॉलिसी था जो डिज़ाइन किया गया था ताकि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकें नॉन वाइट लोगों की एंट्रीज़ इंडिया के अंदर। इसके अलावा आज जो है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनकी कुछ कॉमन वैल्यूज़ और इंटरेस्ट हैं, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से दो हैं। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ जो है इंग्लिश स्पीकिंग हैं, मल्टी कल्चरल हैं, फेडरल डेमोक्रेसीज़ हैं और बिलीव करती हैं रूल ऑफ लॉ में। दोनों के ही जो है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं इंडो पैसिफिक में, और दोनों जो है इंश्योर करना चाहती हैं कि इस रीजन को कोई भी एक हेजेमनिक पावर जो है डोमिनेट ना करे। यहाँ हेजेमनिक पावर से जो है ये रेफ़र कर रहे हैं चाइना को। इसके अलावा इंडियंस जो है लार्जेस्ट सोर्स हैं स्किल्ड माइग्रेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में, और उन इंडियन डायस्पोरा का जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में भी। वहीं दोनों कंट्रीज़ जो है निरंतर प्रयास कर रही हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को जो है अमली जामा पहनाया जा सके। वहीं ऐसा देखा गया है और ऐसा माना भी जा रहा है कि ये जो एरा चल रहा है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस है, डिसरप्शन है, और वर्ल्ड में इतनी अनसर्टेनिटी है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग जो है बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि दोनों ये फोरम जो है ये बैठेगा और ये ऐसा स्पेस और एम्बियंस क्रिएट करेगा ताकि नए आइडियाज़ जो हैं इन्फ्यूज़ हो सकें और जनरेट हो सके एनर्जी। इस नई रिलेशनशिप में जो है एक नई एनर्जी जो है जनरेट हो सके।
वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जो फोरम है ये डायलॉग और डिस्कशन के थ्रू जो है इसमें बहुत सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाएं और ऐसा एक अप्रोच क्रिएट किया जाए जो कि बढ़ते हुए चैलेंजेस के साथ जो है डील किया जा सके, जैसे कि साइबर थ्रेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कैसे कम करना है और कैसे जो है ऑस्ट्रेलिया जो है अपने क्रिटिकल मिनरल्स कॉपरेशन को जो है का सप्लाई चेन जो है इम्प्रूव कर सके। क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो मिनरल्स हैं जो कि बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ में जो है यूज़ होते हैं। और बहुत बड़ी समस्या इंडिया के लिए और बहुत बड़ी समस्या ऑस्ट्रेलिया के लिए ये भी है कि कैसे जो है वो इंडिया के टेक्नोलॉजी टैलेंट को यूज़ कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के स्किल गैप को फिल करने के लिए। वहीं आगे चलकर ऑथर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है चाहती है कि वो एक ऐसी ऑल्टरनेटिव मार्केट को की आइडेंटिफिकेशन करे चाइना के अलावा, जहां वो डाइवर्सिफाई कर सके अपनी सप्लाई चेन्स क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में तलखियत बढ़ती जा रही है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की कोशिश ये है कि नई मार्केट आइडेंटिफाई करें अपने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसके रिजर्व में 21 क्रिटिकल मिनरल्स हैं टोटल 49 मिनरल्स में से, और इंडिया को चाहिए ऐसे एक क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी अपने ग्रोथ के लिए। तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया की नीड पूरी कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया की नीड पूरी कर सकती है, जिससे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट पूरा हो सकता है और इंडिया का कार्बन रिडक्शन प्रोग्राम भी अचीव हो सकता है। वहीं 2019 के बाद ये पहला डायलॉग है जो कि ट्रैक 1.5 डायलॉग है, स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस पैंडेमिक, और दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं बहुत सारी चीज़ों पे जो है नेगोशिएशन नहीं कर पाई थी, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं क्लोज़र आएँ, इन्हांस करें अपने रीजनल सिक्योरिटी को, प्रमोट करें बिजनेस और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़, और स्ट्रेंथन करें पीपल टू पीपल लिंक्स बायलैटरली और मल्टीलैटरली। इंडिया का जो है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है और रिसेंटली इंडिया ने सरपास किया है यूके को एज द लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। इस मोमेंटम को जो है ऑस्ट्रेलिया खाली नहीं जाने देगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जानती है कि इंडिया के साथ जो है रिलेशनशिप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उनके फ्यूचर के लिए जो है बहुत अच्छे फ्रूट्स अवेलेबल करा सकता है। वहीं तीसरा जो आपका वो है इशू है वो है चाइना और ताइवान को लेके। अभी जो है सूचना ये आई है कि 1 सितंबर को चाइनीज़ ड्रोन जो है ताइवान स्ट्रेट में घूम रहा था और उसको जो है ताइवान ने जो है मार गिराया। हालांकि आप जानते हैं कि जब से स्पीकर नैन्सी पेलोसी की विज़िट हुई है, यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की विज़िट हुई है ताइवान में, तब से ही जो है टेंशन्स जो है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बढ़ती जा रही हैं। और चाइना का जो है हमेशा से एक अप्रोच रहा है कि उनका एक एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, वो हमेशा जो है अपने नेबर्स को डरा कर रहना चाहता है, उनको ये दिखा के रखना चाहता है कि वो आराम से रहें, चुपचाप रहें, और उनकी जो है सारे एक्सपेंशनिस्ट उसको जो है चुपचाप झेलते रहें। और इसी कदम में जो है ताइवान को डराने के लिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है मिलिट्री ड्रिल्स भी की थी, और उसके बाद उन्होंने जो है अपना एक ड्रोन जो है ताइवान के अंदर ले जाकर उड़ाया, ये दिखाते हुए कि ये जो है बीजिंग की ही टेरिटरी है। और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे ये सब अपलोड कर दिया और ये असर्ट किया कि ये बीजिंग की टेरिटरी क्लेम है और इसको जो है उनसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। वहीं ताइवान ने जो है बार बार इसकी जो है रिपीटेड वार्निंग्स दी और उसके बाद उन्होंने इस सिविलियन ड्रोन को जो है मार गिराया। इसके बाद से ही जो है बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है और ऐसा माना जा रहा है, अभी तक तो ग्लोबल उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन टेंशन बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही देश जो हैं युद्ध की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं इंडिया ने जो है इस पे न्यूट्रल स्टैंस दिया है और उन्होंने जो है ताइवान इशू से दूर रहने की कोशिश की है और रिकॉग्नाइज़ किया है वन चाइना पॉलिसी को। वन चाइना पॉलिसी मैं बता दूं आपको क्या है। वन चाइना पॉलिसी जो रिकॉग्नाइज़ करता है वो ये मानता है कि ताइवान जो है इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने ये भी कोशिश की है कि वो ताइवान के साथ जो है इकोनॉमिक रियाल में इकोनॉमिक जो है एजेंडे पे काम करता रहे साथ व साथ। और इसके लिए जो है नई दिल्ली ने कोशिश ये भी की है कि ताइवान को जो है उन्होंने प्रपोजल दिया है कि वो एक ऑल्टरनेटिव सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में सेटअप कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ताइवान जो है पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है और मोर देन 60% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है सेमीकंडक्टर की वो ताइवान में ही होती है। तो ताइवान का एक बहुत बड़ा रोल है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में पूरे ग्लोब की। तो यही है बस आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल आपके ख़त्म हुए। और इसी तरह की रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।